जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विस्तार स्टडी सर्कल में। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही लंबे समय के बाद मुखातिब हो रहे हैं एक दूसरे से। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे, उसमें एक राजवंश गुलाम वंश को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम गुलाम वंश के ठीक बाद 1290 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश का उदय होता है और उस राजवंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी भी वास्तव में तुर्क ही थे, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी आए थे आक्रमणकारी, उन्हीं के गुलाम जो थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिर उनके वंशज सब ने मिलकर गुलाम वंश की स्थापना की। इसी कड़ी में आगे क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम का एक व्यक्ति था। शमसुद्दीन क्यूमर्स छोटा था, बहुत ही कम उम्र का शासन था। तो ये जो शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ये बलबन का पौत्र था, ठीक है। शमसुद्दीन क्यूमर्स छोटा था और इसका अंगरक्षक बनाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। एक साधारण सिपाही था, इसलिए कहा जाता है कि यह एक सर्वहारा वर्ग से संबंधित था। कैसे वर्ग से संबंधित था? सर्वहारा वर्ग से। कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वर्ग से संबंधित था, तो उसका सब जवाब रहता है सर्वहारा वर्ग। ये सर्वहारा वर्ग क्या है? तो सर्वहारा वर्ग को आप लोग सामान्य वर्ग का मान के चलिए, यानी कि सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होगा? सामान्य वर्ग, या फिर हम ये कहेंगे एक ऐसा वर्ग जिसका संबंध किसी भी प्रशासनिक या राज परिवार से नहीं था, ठीक है। इसने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में शुरू किया था और धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता के दम पर इसने सुल्तान के अंगरक्षक होने का गौरव प्राप्त कर लिया था। तो सुल्तान कौन था उस समय? शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। उस क्यूमर्स का अंगरक्षक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये किलोखरी शहर है और इस किलोखरी शहर को कैकुबाद द्वारा बसाया गया था, ठीक है। कैकुबाद कौन है? ये बलबन का पुत्र है। आपको पता है कि कैकुबाद, कैखुसरो, बुगरा खां, ये सब फारसी नाम है और ये सभी फारसी नाम बलबन ने अपने पुत्रों के रखे क्योंकि वो खुद को एक फारसी राज परिवार से संबंधित बताता था। कौन? बलबन। तो बलबन खुद को फारसी राज परिवार से संबंधित बताता था, इसलिए उसने अपने सभी पुत्र पौत्रों के नाम जो है फारसी भाषा पर आधारित लिखे। तो किलोखरी जो शहर था वो उसी में क्यूमर्स रहते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की और बाकी मुसलमानों के डर से वो काफ़ी लंबे समय तक किलोखरी में ही रहा और किलोखरी को ही उसने अपनी राजधानी बनाया। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी से बाहर निकलने की कभी कोई हिम्मत नहीं की। दिल्ली के अंदर किलोखरी में ही उसने अपना राज शासन जो है वो शुरू किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब शासन सत्ता संभाली तो उस समय वो 70 वर्ष का था और एक वृद्ध मुसलमान था। ये खुद कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाना मेरी फितरत में नहीं है। ये सेंटेंस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मेरी फितरत में निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाना नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस ये क्यों बोलता था? इसलिए बोलता था क्योंकि ये एक कायर, डरपोक और हम ये कहें कि जमींदार वर्ग, तुर्क सरदारों का जो वर्ग था उनके अधीन रहकर काम कर रहा था, उनके दबाव में काम कर रहा था। ये किसी भी कीमत पर उन लोगों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये हमेशा उनको मनाने की कोशिश करता रहता था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूरे शासनकाल की अगर हम बातों पर ध्यान दें तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है आपका 1292 ईस्वी का मंगोल आक्रमण, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
एक ऐसे व्यक्ति हैं सबसे पहले जिनके समय पर मंगोल आक्रमण होते हैं। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण किसके समय होते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। कब? 1292 ईस्वी में। मंगोल नेता कौन होते हैं? तो मंगोल नेता है यहाँ पर हलाकू। मंगोल नेता कौन है? हलाकू। ये चंगेज खां के वंशज हैं। ये हलाकू जब आक्रमण करता है तो दबाने पहुंचते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इस आक्रमण का जवाब देने कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का फिलहाल तो भतीजा है, लेकिन आगे चलकर यही दामाद भी बन जाता है। दामाद कैसे बन जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री मेहरुन्निसा का विवाह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं। हमें खिलजी वंश में अगर किसी शासक को बहुत मन से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, जिसको हमें विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना है, वो होंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे लंबे समय तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया और उसने दिल्ली सल्तनत में अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे नए विभाग खोले, बहुत सारे नए नए कानून चलाए, बहुत सारे अध्यादेश लेके आया। इतने प्रशासनिक सुधार किए कि उसने पूरी सल्तनत की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। सिकंदर एहसानी की उपाधि लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अभी फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी का रोल यहाँ पर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हलाकू पर आक्रमण करता है और इनको पूरी तरह से पराजित कर देता है। जब मंगोल पराजित हो जाते हैं तो वो वापस जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन चंगेज खां का एक पौत्र होता है जिसका नाम होता है उलूग खां। क्या नाम होता है? उलूग खां। ये उलूग खां कहता है कि अब हम दिल्ली या पंजाब छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे और इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ठीक है, तो उलूग खां यानी कि मंगोल आक्रमणकारी अब इस्लाम कबूल करके दिल्ली में ही रहना सुनिश्चित करते हैं और इनके साथ होते हैं इनके 4000 अनुयायी। ठीक है, तो उलूग खां अपने 4000 अनुयायियों के साथ इस्लाम कबूल कर लेता है और दिल्ली में ही रहने लगता है। इसी समय पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन नवीन मुसलमानों को, अब ये नए मुसलमान कहलाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनको क्या कहा गया? नवीन मुसलमान। ठीक है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं थे, ये मंगोल आक्रमणकारी थे, मंगोल नेता थे। जब अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार जाते हैं तो इस्लाम ग्रहण करके वहीं दिल्ली के समीप बस जाते हैं। जब ये दिल्ली के समीप बसते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी इन्हें एक शहर देता है जिसका नाम है मुगलिरपुर। ठीक है, ये मुगलिरपुर नाम का एक स्थान या शहर जो है वो इन्हीं नवीन मुसलमानों को बसने के लिए दे दिया जाता है। आप पूरा ग्राफ बनाते चलिए, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से समझते चलिए, क्योंकि आगे हम इन सब चीज़ों को जोड़कर पढ़ने वाले हैं। पूरे अलाउद्दीन खिलजी में इन सब का एक अहम रोल रहेगा। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हम सबसे पहले कंफर्म करते हैं और इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुर्क है, सर्वहारा वर्ग से संबंधित है, एक सामान्य सैनिक जीवन व्यतीत करता है, परंतु शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या के बाद यह सुल्तान बनता है। जब यह सुल्तान बनता है तो तुर्क सरदारों को और जो मुसलमान उलेमा वर्ग है उनको प्रसन्न रखने के लिए कहता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मैं निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाना पसंद नहीं करता हूँ। ये कौन कहता है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहते हैं। ठीक है, 70 वर्ष इनकी आयु होती है जिस दिन ये गद्दी पर बैठते हैं। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं पर हमेशा रहते हैं 1290 ईस्वी तक। ठीक है, इनके समय पर क्या होता है? मंगोल आक्रमण होते हैं और उनको कौन दबाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब मंगोलों को हरा देता है तो चंगेज के वंशज उलूग खां क्या कहते हैं कि हम यहीं पर इस्लाम धर्म को कबूल करके रहेंगे। इसलिए इन लोगों को क्या कहा गया? नवीन मुसलमान। और इनको जो जगह दी
वो क्या कहलाई, मुगलिरपुर। ठीक है, तो इस मुगलिरपुर में इनको जगह दे दी गई और ये रहने लगे। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी एक और कारनामा यहीं इसी टाइम पर कर देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खुश करने के लिए। होता क्या है कि यहाँ पर कारा या कड़ा, ठीक है, कड़ा मानिकपुर, आप नाम सुनेंगे कड़ा मानिकपुर। ये जो कड़ा मानिकपुर जगह है, आज हम इसको इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ का एक सूबेदार था मलिक छज्जू। नाम क्या है उस सूबेदार का, मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू नाम ध्यान रखना है आपको। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का क्या है, सूबेदार। तो ये मलिक छज्जू जो है विद्रोह कर देता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है और खुतबे पढ़वाने लगता है। जब मलिक छज्जू विद्रोह करता है तो अलाउद्दीन खिलजी ही इस मलिक छज्जू को भी समाप्त करता है, जिससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत अधिक प्रसन्न होता है और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देता है। यानी कि अब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन बन गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा है और यही आगे चलकर क्या बनता है, दामाद। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी उसको कैसे मिलती है, तो वो मिलती है ऐसे कि वहाँ का सूबेदार जो होता है मलिक छज्जू, वो विद्रोह कर देता है और उस विद्रोह का दमन कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए दो बहुत प्रसिद्ध कार्य किए। एक तो मंगोलों का आक्रमण दबाया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ, और दूसरा कड़ा में विद्रोह का दमन किया और वहाँ की सूबेदारी प्राप्त की। आगे देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है दक्षिण में, और दक्षिण में कहाँ पहुँचता है, देवगिरी, दौलताबाद, बाद में इसका नाम पड़ता है, अभी फिलहाल देवगिरी कहेंगे। ठीक है, साउथ में देवगिरी चला जाता है और यहाँ का शासक होता है रामचंद्र देव। कौन होता है, रामचंद्र देव। ठीक, ये रामचंद्र देव के पास पहुँचता है 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1296 ईस्वी में कहाँ पहुँचता है, रामचंद्र देव के पास देवगिरी में। यहाँ भीषण लूटपाट करता है। भीषण लूटपाट करने के बाद रामचंद्र देव की जो पत्नी होती है रानी देवल, उसका नाम क्या है, रानी देवल। अभी इसकी भी कहानी बताएंगे हम आपको। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जब देवगिरी जाता है तो लूटपाट करता है और देवगिरी से लूटने के बाद सीधा कड़ा पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को बहुत व्यवस्थित समझना चाहते हैं, अगर हम दृश्यमय फिल्म की तरह समझना चाहते हैं, तो हाल ही में एक नई मूवी या फिल्म आई थी जिसका नाम था पद्मावत। आप अगर उस पद्मावत मूवी को देख लेते हैं तो ये जो जितने भी दृश्य हैं ये सब आपको वहाँ पर फिल्माए गए हैं और आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक बहुत बड़ी, हम ये कहें चाहे जानबूझ के करता हो या फिर उससे गलती हुई है, वो देवगिरी से लूटे हुए माल को कहाँ पहुँचा देता है, कड़ा, अपनी सूबेदारी में पहुँचा देता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यहीं कड़ा पर बुलाता है। समय कौन सा है आपको पता है, 1296 पहुँचा अपने भतीजे से मिलने के लिए जो फिलहाल हाल ही में देवगिरी को लूट कर आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पूर्व योजना के तहत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है, अपने चाचा या ससुर की हत्या कर देता है और हत्या के उपरांत अब वो बनता है सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी कि अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है और सुल्तान कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत का पहला सफल और एक ऐसा सुल्तान जिसने कभी किसी धर्म की कोई मदद नहीं ली, ना ही उसने अपने राज्य में धर्म को महत्व दिया। ठीक है, तो धर्म के बिना छेड़छाड़ के उसने अपने राज्य को स्थापित किया। ये स्वयं कहता था कि मुझे शरीयत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन राज्य चलाने में, प्रशासन चलाने में मुझे जो उचित लगेगा वो मैं करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी को और अब आप लोग भी व्यवस्थित हो जाइए।
अपने कॉपी पेन को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अभी वास्तविक खिलजी वंश स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम लोग केवल और केवल भूमिका बना रहे थे, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से खिलजी वंश की नींव रखी गई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस तरह से अपने 6 वर्षों को संभाला। अंततः अपने भतीजे द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई और अब सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक उदार और डरपोक शासक, जिसको हम कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्या कहेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने अपने शासनकाल में कभी कोई कठोर कदम नहीं उठाया और बड़ी आसानी से लोगों का भी भला बना रहा और खुद भी शासन करता रहा। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी एक षड्यंत्र के तहत और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हम आपको एक बात यहाँ पर बताते चले कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का केवल एक कठोर कदम था, वो था एक ईरानी संत थे, पीर थे, कहाँ के? ईरान के। तो ईरानी पीर थे जिनको हम फकीर कह सकते हैं। इनका नाम था सिद्दी मौला। ठीक है, क्या नाम था? सिद्दी मौला। तो ईरानी पीर सिद्दी मौला को इसने हाथी के पैरों से कुचलवाया था, यानी कि इतनी बर्बरतापूर्ण हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो अगर कभी आपसे इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की नीतियां कैसी थीं, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की नीतियां तो उदार थीं, लेकिन उसका केवल एक कठोर कदम याद आता है, वो है ईरानी पीर या फकीर सिद्दी मौला को हाथियों के पैरों तले कुचलवाना। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब उनकी जगह पर कौन बैठा है? उनका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है वो है अली, या फिर इसको गुरसास्प कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरसास्प। ठीक है, अली या गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है। 1296 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका काफ़ी विरोध होता है, क्योंकि अपने ही चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो इसके ही जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो तुर्क सरदार थे, वो अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करते हैं। जाहिर सी बात है कि तुमने बेटा गलत नहीं किया, तुम्हें ये वो फलाना सब कुछ। इस सब विरोधों से उबरने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत कठोर नीतियां अपनाता है और कई तरह के अध्यादेश जारी करता है, नए तरह के कानून बनाकर अपने शासन में लागू कर देता है। और ये कानून केवल और केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू रहते हैं, पूरे भारत में वो इनको लागू नहीं करता है। इनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है अपने विरोधियों को शांत करना या फिर उनकी ताकत को कम करना। तो विरोधियों को शांत करना या ताकत को कम करना उद्देश्य है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसीलिए वो क्या लेकर आता है? अध्यादेश। देखिए क्या करता है अध्यादेश के तहत। तो पहला तो काम वो ये करता है कि जितने भी उपहार दिए गए थे सरदारों को, जितनी भी उपहार में जमीनें दी गई थी सरदारों को, जितना भी उपहार में वेतन मिलता था सरदारों को, जितनी भी उपहार में सुविधाएं मिलती थी सरदारों को, ठीक है, वो सब इसने वापस ले ली। यानी अध्यादेश इस तरह का लेके आया कि सरदारों के जितने भी शान शौकत थी, जितने भी ठाठ थे, वो सब इसने क्या कर दी? छीन ली। ठीक है, सब कुछ छीन लिया। दूसरी चीज इसने क्या किया? दूसरा ये काम किया कि जो भी कर लगता था, टैक्स, उसको इसने 50% तक बढ़ा दिया। यानी कि लोगों को इसने पूरी तरह से जितना ये मैक्सिमम दुखी कर सकता था, जितना उनको सता सकता था, जितना शोषण कर सकता था, वो इसने किया अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही। और
उद्देश्य उनको सताने का नहीं था, उद्देश्य केवल ये था कि वो जितने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर रहेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे गुलाम बनकर रहेंगे और हम आसानी से उन पर काबू पा लेंगे। तो उपहार पर रोक लगा दी, उपहार भी छीन लिए, ज़मीनें वापस ले ली, वेतन नहीं दिए और क्या किया, कर कितना लगा दिया, 50%। यहाँ तक कि जो भी उनके सामरिक त्यौहार होते थे, ठीक है, जो भी उनके त्यौहार होते थे या फिर जो भी उनके उत्सव होते थे, चाहे उनका शादी विवाह का हो, चाहे उनका जन्मदिन का हो, जो भी होते थे उन सब पर उसने रोक लगा दी। देखिए यही मौके होते हैं जब लोग अपने ठाठ को, अपनी शान शौकत को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, उनको दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वो सारी चीज़ें बंद कर दी कि जिनसे वो अपनी ताकत को की नुमाइश कर सकें, अपनी ताकत को लोगों को दिखा सकें, वो सारी चीज़ें इसने क्या कर दी, बंद कर दी। ठीक है, तो अली या गुरसाप्स ने क्या किया, इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी, बहुत क्रूर शासक बना। ठीक है, जब इसने ये काम किया तो एक और नया काम किया, वो देखिए सारे के सारे काम महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि स्थायी सेना रखना शुरू की। अभी तक कोई भी मुगल सैनिक शासक सैनिकों को नहीं रखता था, तो स्थायी सेना रखने का काम किसने किया, तो वो किया आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना के साथ साथ घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। ठीक है, स्थायी सेना जो रखी उसका एक विशेष वेशभूषा होता था, विशेष पोशाक होती थी, ड्रेस कोड जैसे कह सकते हैं। तो इसकी सेना का विशेष ड्रेस कोड था, जिसको हम ये कहेंगे कि उसने सैनिकों का हुलिया रखवाया। क्या रखवाया, हुलिया रखवाया। ठीक है, हुलिया रखवाने का मतलब सैनिकों के लिए एक विशेष ड्रेस कोड की व्यवस्था की, सभी सैनिक एक ही ड्रेस में दिखें ताकि युद्ध के दौरान अपने पराये सैनिक को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। और घोड़ों को भी उसने दगवा दिया, यानी कि घोड़ों पर कोई एक विशेष दाग लगवा दिया जिससे ये पता चल जाए कि ये घोड़ा हमारा है और ये शत्रु का है। दूसरी चीज़, उसने स्थायी सेना को दोस्तों नगद वेतन देने की भी व्यवस्था की। ठीक है, यानी कि अभी तक किसी भी सुल्तान ने अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया और ना ही स्थायी तौर पर सेना रखी। जब भी ये लोग किसी दूसरे प्रांत पर आक्रमण करने जाते थे तो लोगों के एक अस्थायी सैनिकों के रूप में झुंड हुआ करते थे, उन्हीं को अपने साथ कर लेते थे, लूट के माल में उन्हें हिस्सा दे देते थे, जो खुम्स कर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग थी। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पहले तो अपने जितने भी प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी थे उनको कमज़ोर किया, जो तुर्क सरदार थे उनको कमज़ोर किया, जो जमींदार लोग थे उनको कमज़ोर किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दैवीय राजत्व का सिद्धांत जो है वो अपना लिया था। ठीक है, और ये दैवीय राजत्व का सिद्धांत अभी सबसे पहले किसने यूज किया था, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, गयासुद्दीन बलबन। यानी कि सबसे पहले दैवीय राजत्व का सिद्धांत किसने अपनाया था, गयासुद्दीन बलबन ने। उसी दैवीय राजत्व के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को यामीनुल खिलाफत, ठीक है, यामीनुल खिलाफत की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, यामीनुल खिलाफत की उपाधि दी, या इसने स्वयं को नासिरुल मोमिनीन कहा। क्या कहा, नासिरुल मोमिनीन। ठीक है, तो नासिरुल मोमिनीन या फिर यामीनुल खिलाफत ये खुद इसने कहा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह पूरी दुनिया पर अधिकार करना चाहता था और एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, पूरी दुनिया पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, पहला काम ये कर रहा था, और दूसरा पूरी दुनिया में एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। ठीक है, नया धर्म स्थापित करना चाहता था, इसीलिए इसे सिकंदर सानी भी कहा गया, क्योंकि सिकंदर सानी के नाम से
इसने अपने सिक्के चलवाए। तो सिकंदर सानी के नाम से इसने सिक्के चलवाए, उन पर खुतबे लिखवाए। तो इसने खुद को सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी कहा। और जब इसको सिकंदर सानी कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पूरी दुनिया पर अधिकार करने की बात कही और एक नए धर्म की स्थापना की बात कही। ठीक है, भले ही यह मुसलमान था, लेकिन ये खुद चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि मुझे शरीयत का कोई ज्ञान नहीं है और मैं वही करूँगा जो मुझे राज शासन प्रशासन में शुभ लगेगा या अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुभ या अच्छा जो लगेगा वही मैं करूँगा, शरीयत के अनुसार मैं चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक सभी राजा जो थे, सभी सुल्तान जो थे, वो उलेमा वर्ग के अधीन थे। इसने न तो खलीफा को महत्व दिया, न उलेमा वर्ग को महत्व दिया। नासिरुल मोमिनीन कहा, खुद को यामीनुल खिलाफत कहा। ठीक है, सिकंदर सानी खुद को कहा, इसने कहा कि मैं दुनिया पर अधिकार करके एक नया धर्म स्थापित करूंगा। अब होता क्या है, एक इसका बहुत ही वफादार मित्र होता है, सैनिक होता है, सेनापति होता है, जिसका नाम है अलाउल मुल्क। क्या नाम है? अलाउल मुल्क। तो ये अलाउल मुल्क नाम का व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों सपनों को छोड़ देता है, तोड़ देता है। इन दोनों सपनों के बारे में भूल जाता है। ना तो वो एक नए धर्म की स्थापना के बारे में फिर सोचता है और ना ही पूरी दुनिया पर अधिकार के बारे में सोचता है। लेकिन फिर भी एक अखंड भारत के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दक्षिण भारत तक अपने अभियान करता है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र तक, यानी कि चोल, चेर और पांड्यों तक अपनी पहुंच बनाता है। वहां तक लूट करके आता है। भले ही वहां पर अपने राज सत्ता को स्थापित नहीं करता है और ना ही इस उद्देश्य से वहां आक्रमण करता है कि हम वहां अपना शासन स्थापित करेंगे, लेकिन वहां तक आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ता है, मस्जिदें बनवाता है और बहुत सारा धन लूट कर लाता है। अभी आने वाले समय में हम इसकी सभी दक्षिण के अभियानों की चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी बारी बारी से भारत के समस्त छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सपना देखा कि हम पूरी दुनिया पर अधिकार करेंगे और एक नए धर्म की स्थापना करेंगे। इसी के सपने को पूरा करने में वो दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन अलाउल मुल्क, जो कि एक वफादार दोस्त था, उसने समझाया और अलाउद्दीन मान भी गया। उसने इस बारे में फिर दोबारा नहीं सोचा। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, नेक्स्ट बातें हम थोड़ी एक सेकेंड बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, नए कर लगाता है जिनमें एक है चरी कर और दूसरा है घरी कर। ठीक है, चरी कर जो है ये पशुओं की चराई पर लगता है और घरी कर जो है यह गृह कर एक प्रकार का है। ठीक है, पशुओं की चराई पर लगता है और ये गृह कर के रूप में लगता है। आगे देखिए, ये 4 नए विभाग खोलता है, जिसमें एक होता है दीवाने अर्ज। नाम क्या है इसका? दीवाने अर्ज। दूसरा विभाग है दीवाने विजारत। तीसरा विभाग है दीवाने रसालत। और चौथा विभाग है दीवाने इंसा। देख रहे हैं आप ना, चरी कर और घरी कर की शुरुआत करता है, 4 नए विभाग खोलता है, जिनमें एक होता है दीवाने अर्ज, दूसरा होता है दीवाने विजारत, तीसरा होता है दीवाने रसालत और चौथा होता है दीवाने इंसा। अब देखिए, जो ये 4 विभाग आपके सामने हैं, इन 4 विभागों में सबसे प्रमुख है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज एक तरह का सैन्य विभाग है और इसका जो प्रधान होता था वो पूरे सैनिकों का लेखा जोखा रखता था। उनका पूरा हिसाब किताब इस विभाग में रहता था
उनको वेतन देना, उनका हुलिया स्थापित करना, उनकी संख्या, उनका अता पता सब कुछ व्यवस्थित रहता था दीवाने अर्ज में, और यही विभाग सैनिकों की भर्ती भी करता था। दीवानी विजारत जो होता था एक तरह से वित्त मंत्रालय टाइप का होता था, वित्त विभाग यहाँ पर देखा जाता था, और इसका प्रमुख जो है वो वजीर होता था। यही पूरे राजस्व को इकट्ठा करता था, अधिकारियों को दिशा निर्देश देता था। दीवानी रसालत एक तरह से विदेश मंत्रालय टाइप का था, ठीक है। कैसा मंत्रालय था? विदेश मंत्रालय टाइप का, ठीक है। और दीवाने इंसा एक तरह का इतिहास विभाग टाइप का था। यहाँ पर सभी शाही आदेशों को लिखा जाता था और उनके पत्रक बनते थे, ठीक है। तो हम इसको एक इतिहास विभाग के रूप में देखेंगे। ये उसके प्रमुख 4 विभाग थे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी इनके अलावा क्या करता है, तो वो एक काम करता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आता है। क्या लेकर आता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है या फिर मूल्य निर्धारण प्रणाली क्या है, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य निर्धारण प्रणाली क्या है? अलाउद्दीन खिलजी बाजारों पर पूरी तरह से अधिकार करता है और सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर देता है। अभी वर्तमान में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी या उससे बहुत अधिक परिचित होंगे, जैसे कि सैन्य कैंटीन, ठीक है। सैन्य कैंटीन, हमारे यहाँ सेना के लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था होती है, जहाँ सैनिकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं मिल जाती हैं बड़े आराम से। तो यही सैन्य कैंटीन जो आज हम लोगों के सामने है, इसका मूल शुरुआत कहाँ से है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपनी सेना को खुश रखने के लिए या कम वेतन में भी अच्छे सैनिक रखने के लिए या फिर अपने विरोधियों को शांत या खुश रखने के लिए ये चीज़ लेके आए, ठीक है। शोषण तो पूरी तरह से कर ही रहा था, लेकिन वो अपनी जनता को खुश रखने के लिए ये इधर दूसरा काम कर रहा था। जनता से ज़्यादा कर वसूल रहा था, 50% तक दरें बढ़ा दी थी, लेकिन उसने बाजार में चीज़ें सस्ती कर दी थी, जिससे कि लोग आसानी से कम कीमतों पर अच्छी चीज़ें खरीद सकते थे और उसे सेना भी कम वेतन देने पर ही उपलब्ध हो जाती थी। तो यहाँ मूल जो कार्य है बाजार नियंत्रण प्रणाली का वो यही है कि वो एक कम वेतन में अच्छी सेना रख सके और अपने विरोधियों को भी संतुष्ट रख सके, ठीक है। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है या मूल्य निर्धारण प्रणाली, जिसको हम क्या कहते हैं अब सैन्य कैंटीन के रूप में जान सकते हैं, कौन शुरू करता है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो हेड होता था, जो बाजार अध्यक्ष होता था, उसका नाम होता था या पद का नाम होता था सहाना ए मंडी, ठीक है। तो ये सहाना ए मंडी हुआ करता था, जो पूरे बाजार का अध्यक्ष हुआ करता था। इसी की देखरेख में ये पूरा काम चलता था, ठीक है। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य निर्धारण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। जो ये पद है सहाना ए मंडी, इसके नीचे एक गुप्त अधिकारी रहता था, जो गुप्तचर विभाग की तरह कार्य करता था, जिसका नाम था बरीद। ये बाजार में घूम घूम कर पूरी नॉलेज रखता था, देखता था कि कौन सा दुकानदार कैसे सौदा दे रहा है, कोई ज़्यादा या कम तो नहीं तौल रहा है। ये सारी बातें कौन देखता था? बरीद। तो इसे हम गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी मानते हैं। और इस बरीद के नीचे भी कुछ सैनिक टाइप के काम करते थे, वो भी गुप्तचर ही हुआ करते थे। उनको मुनिहान कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? मुनिहान, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बाजार के अंदर वो जासूसी भी करवाता था। बरीद और मुनिहान नाम के ये अधिकारी बाजार के अंदर जासूसी करते थे, या हम ये कहेंगे कि यह एक प्रकार का गुप्तचर विभाग था, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली आप लोगों को समझ में आ गई। उसने जो 4 सैन्य विभाग खोले आपको समझ में आ गए। चरी कर उसने लगाया, घरी कर जो लगाया वो भी आपको समझ में आ गया। सैनिकों का हुलिया रखवाया, नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखी, घोड़ों को दगवाया। ये सारा काम किसने किया?
अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप देख सकते हैं कि खिलजी ने किस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए और अपने राजत्व के सिद्धांत में कोई भी उसने समझौता नहीं किया, ना तो धर्म का और ना ही किसी अन्य तुर्क सरदार या अन्य जमींदारों का कोई दखल पसंद किया। ठीक है, तो इस तरह से उसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया और अपने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की, जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात होगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर एक के बाद एक धीरे धीरे अधिकार कर लिया, सभी राजाओं को उसने पराजित कर दिया और सिद्ध किया कि अगर वो चाहता तो सिकंदर की तरह दुनिया पर भी अधिकार कर सकता था। ठीक है, तो आगे चर्चा करने वाले हैं हम, देखते रहिए। अलाउद्दीन खिलजी और बाकी सब कुछ तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विजय अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सभी विजय अभियान हम विधिवत पढ़ने वाले हैं, एक करके। ठीक है, चलिए देखते रहिए सभी लोग। उस समय हमारा भारत और पाकिस्तान का कोई विभाजन तो हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाएंगे, सीमा नहीं बनाएंगे। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमने बिठा दिया है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, ये है आपके लिए दिल्ली। सबसे पहले हम मैप पर उन सभी स्थानों की लोकेशन देखेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है, जहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए और उनको अपने अधीन किया, क्या प्रोसीजर रहा उसका, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली से जो मलिक छज्जू को उसने हराया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, वो जगह थी कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद की तरफ थी। उसके बाद जो मुगलों को जो उसने मंगोलों को हराया था वो पंजाब में यहाँ पर। ठीक है, और ये जो उनका सीमा विस्तार की अगर बात करें तो मंगोल फिर सिंध नदी के उसी तरफ बने रहे, वो कभी भी वापस नहीं आए। हालांकि उन्होंने आगे एक दो बार और प्रयास किए हैं, कई आक्रमण होते हैं, तो वो सब दबा लिए जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, पंजाब में मंगोलों को रोकने के लिए वो नियुक्त कर देता है गयासुद्दीन तुगलक को। किसको कर देता है नियुक्त? गयासुद्दीन तुगलक को। अब देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक गाजी आ चुका है, आगे चलकर यही नए राजवंश का प्रमुख संस्थापक बनेगा, गाजी मलिक तुगलक। लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्या है, अलाउद्दीन की सेना में एक विशेष महत्वपूर्ण सैनिक जो कि कमान संभाले हैं पंजाब की सीमा पर और पूरा लोहा ले रहा है मंगोलों से। इसीलिए आप आगे पढ़ोगे भी कि मंगोलों को सर्वाधिक बार पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, तो मंगोलों को सर्वाधिक बार पराजित करने का श्रेय गाजी मलिक तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल अभी देखिए पंजाब है। ठीक है, इस जगह पर आपका रणथंबोर है। क्या है? रणथंबोर। रणथंबोर के बाद यहाँ पर आपका मेवाड़ है और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। ठीक है, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद इधर जैसलमेर है। क्या चीज़ है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद इधर जालौर है। कौन सी जगह है? जालौर। ये सब राजस्थान वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ दिल्ली, ऊपर पंजाब, पंजाब से वो टेंशन फ्री हो गया
एक बार उसने वहाँ पर मंगोल नेता हलाकू और उलूग खां को हरा दिया, वो सब मुसलमान बनकर रह गए। लेकिन आगे जब वो दोबारा विद्रोह करेंगे तो कौन बैठा हुआ है? गाजी मलिक तुगलक। किसने नियुक्त कर रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इधर कड़ा मानिकपुर का सूबेदार तो था ही उस टाइम पर। इधर आपका मालवा है, इधर क्या है? मालवा। और ये जगह है गुजरात। एक एक चीज देखते चलिए। यहाँ पर है आपका देवगिरी, यहाँ पर है आपका वारंगल, ठीक है। नीचे होयसल है आपका कर्नाटका में होयसल, और इधर आपका है पांड्य, ठीक है। और तमिलनाडु में इधर है चोल। ठीक है, तो हम लोग मैप पर उन सभी स्थानों को देख चुके हैं जो जीते जाते हैं किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले वो देखिए, गुजरात। हम कहाँ पहुँचेंगे? सबसे पहले गुजरात पहुँचेंगे। समय होता है 1298 ईस्वी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है 1296 ईस्वी में। और अभी समय कौन सा है? 1298 ईस्वी। गुजरात, यहाँ वो अपने एक बहुत ही विश्वसनीय सिपाही या सेना नुसरत खां आता है गुजरात। इसके साथ में उलूग खां भी होते हैं, मंगोल नेता। उलूग खां और नुसरत खां दोनों लोग गुजरात पर आक्रमण करने आते हैं। और गुजरात का शासक उस समय होता है रायकर्ण। कौन होता है? रायकर्ण, ठीक है। गुजरात का शासक कौन है? रायकर्ण। और अलाउद्दीन की तरफ से कौन आया है? नुसरत खां और उलूग खां। रायकर्ण पर आक्रमण होता है। रायकर्ण की पत्नी का नाम है कमला और बेटी का नाम है देवल। बात को समझते चलना आप लोग, ठीक है। कहानी नए मोड़ पर है। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी संभालते ही अपने विरोधियों का भी दमन करता है, टैक्स बढ़ाता है, नए नए अध्यादेश लाता है, उपहार लेने पर, शादी विवाह करने पर, नए फंक्शन करने पर सब पर रोक लगा देता है। टैक्स की दरें 50% तक बढ़ा देता है। मुस्तखराज, खराज नाम का जो कर था खेती किसानी पर जो लगता था, उसकी दर 50% तक। और एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज खोलता है। साथ ही साथ 4 और नए विभाग खोलता है जो आप पीछे पढ़ चुके हो। जितने सैन्य सुधार करता है वो भी आप पढ़ चुके हो। बाजार नियंत्रण प्रणाली करता है वो भी आप पढ़ चुके हो। तो अब गुजरात पर आया है कौन? नुसरत खां या उलूग खां। यहाँ का शासक कौन है? रायकर्ण, जिसकी पत्नी का नाम क्या है? कमला, बेटी का नाम क्या है? देवल। ये दोनों लोग मिलकर रायकर्ण को पराजित करते हैं। हराते नहीं हैं, सॉरी मारते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? पराजित करते हैं। जब पराजित कर देते हैं तो रायकर्ण अपनी पुत्री देवल को लेकर के आ जाता है देवगिरी। समझिए बात को, रायकर्ण अपनी पुत्री देवल के साथ कहाँ आ जाता है? देवगिरी। ये दोनों लोग कमला को लेकर पहुंचा देते हैं दिल्ली। कमला कहाँ पहुंच जाती हैं? दिल्ली। और दिल्ली में सुल्तान के हरम में बहुत ही अच्छी जगह पाती हैं, प्रिय रानी बनती हैं अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। अब देखिए, रायकर्ण देवल को लेके देवगिरी आ गए और देवल का विवाह कर देते हैं देवगिरी के शासक रामचंद्र के साथ। किसके साथ कर देते हैं? रामचंद्र। और रामचंद्र आप लोग पढ़ चुके हो, ऑलरेडी 1296 ईस्वी से ही अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे। एक तरह से रामचंद्र हर वर्ष दिल्ली भेजते थे यहाँ से लगान, टैक्स, जो भी पैसा यहाँ पर होता था वो सब देवगिरी से दिल्ली भेज रहे थे। कौन? रामचंद्र। लेकिन जब रामचंद्र से आकर मिले रायकर्ण और अपनी पुत्री देवल का विवाह कर दिया तो रामचंद्र के थोड़े भाव खराब हुए और इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, उसकी नज़र इन पे भी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। चलिए, नुसरत खां यहीं पर एक बहुत ही जांबाज सिपाही से मिलता है जो कि हिंदू जाति का एक हिजड़ा होता है
जिसका नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर यहीं गुजरात में हिंदू जाति का या हिंदू हिजड़ा होता है, जिसको नुसरत खां 1000 दीनार में खरीदता है। ठीक है, इसलिए मलिक काफूर का नाम भी होता है 1000 दीनारी। क्या नाम होता है? 1000 दीनारी। तो मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता है। और ये मलिक काफूर बहुत ही जाबाज सिपाही है, जिसको नुसरत खां 1000 दीनार में खरीदता है और यहाँ दिल्ली में पेश करता है। और अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को बहुत ही उच्च पद पर बिठाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है उसके बाद। रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303। ठीक है, जैसलमेर भी उसी 1302 टाइम पर है, 1302। जालौर ये भी आपका 1303 ही के आसपास है, 1303-2। मालवा 1305। ठीक है, इस तरह से इन सभी पर अधिकार करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए रणथंबोर के शासक जो होते हैं उनका नाम है हमीर देव। ठीक है, ये रायगढ़ थे, यहाँ के रणथंबोर के शासक कौन हैं? हमीर देव। ठीक है, चित्तौड़ के शासक कौन हैं? आपको पता है चित्तौड़ के शासक हैं राणा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह। ठीक है, इन रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। ठीक है, जैसलमेर पर आक्रमण इस वजह से हो जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी इन सभी को लूट रहा होता है, उसी समय राजा दूदा। ठीक है, तो राजा दूदा जो होते हैं वो इसी दौरान इसके घोड़े चुरा लेते हैं अलाउद्दीन के। तो उन घोड़ों को छुड़ाने के लिए और दूदा को सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन आक्रमण कर देता है जैसलमेर पर। तो इस तरह से जैसलमेर पर आक्रमण होता है, रणथंबोर पर भी आक्रमण होता है, हमीर देव पराजित हो जाते हैं, चित्तौड़ पर भी आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में। यहाँ बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत से मोह के कारण पूरे चित्तौड़ के किले को, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था और पूरी तरह से सुरक्षित था, काफ़ी लंबे समय तक महीनों डेरा डालने के बाद चित्तौड़ को वो जीत पाता है और पद्मावत को जौहर व्रत करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, महाराजा रतन सिंह जो होते हैं ये युद्ध में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, हजारों राजपूतों का कत्ल होता है, चित्तौड़ पूरी तरह से अलाउद्दीन ध्वस्त कर देता है। चित्तौड़गढ़ के किले को खिजराबाद का नाम देता है। ये खिजराबाद का नाम क्यों देता है? वो इसलिए देता है चित्तौड़ के किले को खिजराबाद का नाम, क्योंकि अलाउद्दीन के बेटे का नाम था खिज्र खां और ये उसको वहीं का सूबेदार बनाता है खिज्र खां को, और इस जगह का भी नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। तो इन सभी जगहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? चित्तौड़। एक तो ये किला पूरा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरा अलाउद्दीन पद्मावत से मोह कर बैठता है, जिसके कारण चित्तौड़ को वो महीनों घेरे रहता है और अंततः ध्वस्त करके जगह का नाम क्या बदल के रख देता है? खिजराबाद। ठीक है, और पद्मावत को हालांकि हासिल नहीं कर पाता है, पद्मावत जौहर व्रत करके स्वयं को आग के हवाले कर देती हैं। ठीक है, जैसलमेर पर आक्रमण करके दूदा को भी समाप्त कर देता है और अंततः फिर आक्रमण करता है वो जालौर पर। ठीक है, तो 3 और 4 ईस्वी में जालौर के शासक होते हैं कान्हदेव। ठीक है, ऐसे करके लिख लो आप, कान्हदेव। तो इनको भी पराजित करता है और यहाँ भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे पूरा। ठीक, इस तरह से बारी बारी से वो जीत लेता है। होता क्या है कि जब नुसरत खां हमीर देव से युद्ध कर रहा होता है रणथंबोर के किले में, तो रणथंबोर के युद्ध में नुसरत जहां मारा जाता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि हमीर देव से युद्ध के साथ उसका बहुत महत्वपूर्ण सिपाही नुसरत खां मारा जाता है। और ये पूछा भी जाता है कि नुसरत खां की हत्या, जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी का बहुत महत्वपूर्ण सेनापति है, किस युद्ध में होती है?
तो रणथंभौर के युद्ध में महाराजा हमीर देव से युद्ध के साथ नुसरत खां जो है लड़ते लड़ते मारा जाता है। तो नुसरत खां की हत्या किस युद्ध में हो जाती है? हमीर देव के साथ युद्ध में, जो कहाँ पर हो रहा है? रणथंभौर। इस तरह से हमीर देव से युद्ध के साथ कौन मारा गया? नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां जब मारा गया तो यहीं पर एक नई घटना घटी। वो ये थी कि आप देख रहे थे मंगोल नेता उलूग खां गुजरात विजय करके गया था। किसके साथ? नुसरत खां के साथ। नुसरत खां तो बेचारा हमीर देव से युद्ध में मारा गया। जब नुसरत खां मारा गया तो नुसरत खां के साथ जो उलूग खां गया था वो इस गुजरात विजय के धन बंटवारे में रूठ जाता है। यानी कि गुजरात विजय का जो धन बंटवारा था उसमें अलाउद्दीन खिलजी और उलूग खां के बीच बातें बिगड़ जाती हैं। पहले तो नुसरत खां जब जीवित था तो मामले को सुलझा लेता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं रह पाता है। जब उलूग खां रूठ जाता है तो पंजाब में विद्रोह एक बार फिर भड़क जाता है और सभी मंगोल फिर से आक्रमण की योजना बनाते हैं। उसको एक जफर खां नाम का सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का, वो जफर खां मंगोलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, लेकिन अंततः लड़ते लड़ते मारा जाता है। तो ये दो आपको जो हम बता रहे हैं, दो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। एक तो है नुसरत खां और दूसरा है जफर खां। एक का नाम क्या है? नुसरत खां, और दूसरे का नाम क्या है? जफर खां। और अभी तीसरे तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। नुसरत खां ने ये पूरा क्षेत्र जीता, अंततः हमीर देव से युद्ध में मारा गया। जफर खां ने मंगोलों को एक बार तो हरा लिया, परंतु लड़ते लड़ते बेचारा मारा गया। तो पूछ दिया जाता है कि मंगोलों से युद्ध के दौरान कौन सा सेनापति शहीद हुआ? तो वो था जफर खां। और हमीर देव से युद्ध के साथ कौन सा सेनापति शहीद हुआ? वो था नुसरत खां। तो नुसरत खां और जफर खां किस तरह से शहीद हुए ये आप लोगों ने जान लिया। और अब हम लोग दक्षिण विजय पर चलेंगे। तो अब समय आता है 1312 या 13 ईस्वी। इस समय भेजा जाता है एक नए सेनापति को। देखिए, नुसरत खां भी चला गया है, जफर खां भी चला गया है, तो अब किसको भेजा जाएगा? तो दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है मलिक काफूर को। किसको भेजा जाता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर तांडव करता हुआ आता है, बुरी तरह से सब कुछ तहस नहस करते हुए आता है, रामचंद्र देव को हरा देता है, होयसल पर आक्रमण कर देता है। होयसल कहाँ पर है? तो होयसल दोस्तों कर्नाटक पर। ठीक है, होयसल के राजा कौन है? बल्लाल तृतीय। इनका नाम आप याद रखिए, बल्लाल तृतीय। और बारंगल के राजा जो हैं उनका नाम है प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है इनका? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो अब मलिक काफूर रामचंद्र देव को पराजित कर देता है, देवल को सेवा में भेज देता है, खिज्र खां से विवाह करवा देता है। ठीक है, होयसल पर अधिकार कर लेता है, बारंगल पर आक्रमण करने जा रहा होता है, लेकिन प्रताप रुद्रदेव बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई, उसमें सोने के हार डलवाए और एक हीरा जो आप जानते हो जिसको नाम है कोहिनूर। क्या नाम है? कोहिनूर। कोहिनूर भी इसी समय प्रताप रुद्रदेव द्वारा किसको सौंपा गया? मलिक काफूर को। तो आपने देखा मलिक काफूर किस तरह से दिल्ली से चला, देवगिरी पर अधिकार कर लिया और जो देवल इनकी पत्नी थी उसको खिज्र खां की पत्नी बना दिया, भेज दिया वहाँ पर। होयसल पर भी अधिकार कर लिया बल्लाल तृतीय को पराजित करके। बारंगल पर जैसे ही आक्रमण करने गया तो प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी प्रतिमा पर माला पहनाकर उसकी सेवा में भेजा और बहुत सारा धन दिया। कोहिनूर हीरा भी इसी समय मलिक काफूर को मिला था। किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कहाँ के शासक थे? बारंगल के। ठीक है, अब इसके बाद ये पांड्य तक जाता है और इधर रामेश्वरम तक जाता है, मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिदें बनवाता है। पांड्य राजा दो थे, आपस में लड़ रहे थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। तो वीर पांड्य सुंदर पांड्य आपस में झगड़ रहे थे। सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर को निमंत्रण दे दिया, मलिक काफूर ने वीर पांड्य पर आक्रमण कर दिया। हालांकि वीर पांड्य तो छुप गया, परंतु यहाँ से जितनी लूटपाट हुई वो सब किसको मिली? मलिक काफूर को। तो इस तरह से पूरी दक्षिण विजय समर्पित होती है किसको? लूटपाट को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दक्षिण विजय में
मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी का शासन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये केवल और केवल यहाँ से लूट करके धन को ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो दक्षिण का ये पूरा क्षेत्र लूटा किसने? मलिक काफूर ने, और फिर पहुंचा दिल्ली। अब देखिए होता क्या है कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। एक रोग के कारण होती है मृत्यु, जलोदर रोग बताया गया है। रोगी होकर के ये मर जाता है बुरी तरह से। परंतु मलिक काफूर एक नई चाल चलता है, और वो कौन सी चाल होती है उसको देख लो। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा होता है शिहाबुद्दीन उमर। क्या नाम है उसका? शिहाबुद्दीन उमर। ये शिहाबुद्दीन उमर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है। इसकी उम्र जो है वो 5 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, 5 से 6 वर्ष इसकी क्या होती है? आयु। मलिक काफूर जानबूझकर उनके सभी बड़े बेटों को छोड़कर इस शिहाबुद्दीन उमर को, जो आयु में बहुत छोटा है, उसको राजा बना देता है, और इसी का संरक्षक बनके स्वयं गद्दी संभालता है। तो या तो आप ये कह लीजिए कि शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान है, या फिर आप ये कह लीजिए कि कौन बैठता है? मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर गद्दी को संभालता है। अब संभालता कैसे है वो देखो। शिहाबुद्दीन उमर को और दूसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को। ठीक है, पूरा नाम लिखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये 2 व्यक्ति हैं, एक तो शिहाबुद्दीन उमर है, दूसरे कौन से हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर की तो हत्या कर देता है मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को कैद में रखता है। परंतु ये व्यक्ति बहुत चालाक है, ये कैद से आज़ाद हो जाता है। जब आज़ाद होता है तो मलिक काफूर की हत्या कर देता है, और स्वयं 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है। बहुत अच्छा शासक है। पढ़िए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। जब ये सुल्तान बनता है तो खलीफा को कुछ नहीं मानता है, स्वयं को खलीफा मानता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्वयं को खलीफा मानता है, घोषित कर देता है स्वयं को खलीफा। ठीक है, ये कभी कभी तो दरबार में नंगा आता है, कभी स्त्रियों की वेश में आ जाता है। ठीक है, कभी नंगा दौड़ता है, कभी स्त्रियों के वेश में आ जाता है। स्वयं को क्या करता है? खलीफा घोषित कर देता है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। एक नया काम करता है ये, भरतपुर में उखा मस्जिद बनवाता है। कौन सी मस्जिद बनवाता है? उखा मस्जिद। तो अगर बात आए तो उखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो उखा मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। आप कहोगे स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। दरबार में नंगा कौन आता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। स्त्रियों के वेश में कौन आता था? तो वो भी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी में इतने गुण थे। नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है, जो कि 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, उसका नाम यहाँ पर है, कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह कब बैठता है? 1320 में। बहुत कम समय तक शासन कर पाता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बारे में थोड़ा जानिए। एक तो ये हिंदू माता से पैदा है, पहली चीज। ठीक है, इसकी माता कौन है? हिंदू हैं। जब हिंदू हैं तो हिंदुओं के प्रति ये थोड़ा उदार रहता है। हिंदुओं के प्रति उदार जब रहता है तो जो भी इसके विरोधी होते हैं वो ये नारा लगाते हैं कि इस्लाम खतरे में है। क्या नारा लगाते हैं? इस्लाम खतरे में है। ठीक है, क्योंकि ये तो था भाई हिंदू माता से पैदा, इसलिए हिंदुओं के प्रति थोड़ा उदार रहता था। इसके विरोध में नारे क्या लगे? इस्लाम खतरे में है। और नारे लगे इस्लाम का शत्रु। इसको क्या कहा गया? इस्लाम का शत्रु। तो इसको इस्लाम का शत्रु कहा और नारे लगे कि इस्लाम खतरे में है।
ये बातें किसके संबंध में है? नसरुद्दीन खुसरो शाह की। जब ऐसा होने लगता है तो गाजी मलिक तुगलक, जिसको आप गयासुद्दीन तुगलक कहेंगे, गाजी मलिक इसकी हत्या कर देता है और एक नए राजवंश का उदय होता है, वो है तुगलक वंश। उम्मीद है दोस्तों आपको विधिवत पूरा समझ में आया होगा। हमने अलाउद्दीन खिलजी पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है और अलाउद्दीन खिलजी ही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसके बाद शहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए बनता है, वो भी मलिक काफूर के अधीन। मलिक काफूर जब शहाबुद्दीन उमर की हत्या करके इनको कैद में डाल देता है, ये व्यक्ति चालाकी से बाहर आता है, मलिक काफूर की हत्या करता है, स्वयं को खलीफा घोषित करता है, नंगा दौड़ता है दरबार में, स्त्रियों के वेश में भी आ जाता है, संगीत प्रेमी होता है, उखा मस्जिद बनवा देता है भरतपुर में, यही इसका महत्वपूर्ण काम है। अंतिम शासक है नसरुद्दीन खुसरो शाह, खिलजी वंश का, हिंदू माता से पैदा है, इसलिए इसके दरबार में नारे लगते हैं इस्लाम खतरे में है, या इसे कहा जाता है इस्लाम का शत्रु। गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरा खिलजी वंश विधिवत पढ़ लिया है, कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट छूटा नहीं है। हाँ, एक दो बातें अगर ऐसी लगती हैं तो आप उनको एडजस्ट करिएगा, प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। बाकी जो भी चीज़ें हमसे मैक्सिमम हो पाएंगी वो हम आप तक डिलीवर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी जो भी लोग एक पेड क्लास टाइप का, जिसको हम जूम ऐप पर स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लें। विधिवत क्लास है, मॉर्निंग में है 6:30 से 8 बजे तक, जो डेली चलती है वो आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पर हम आपको समय रहते रहते बारी बारी से, रेगुलर तो हम नहीं कह सकते हैं, वादा कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समय समय पर ये सारी क्लासेस उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए क्लास को।